हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आज एक 11th का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एनर्जी। राइट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कहाँ से कि वर्क होता क्या है। राइट, वर्क होता क्या है। अब आप देखिए कि वर्क क्या होता है। हम लोग डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, राइट, हम मेंटली है, फिजिकली है, जो भी कुछ भी आप कर रहे हो जिसमें कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो होता है वर्क। बट क्या ये डिफिनीशन आप फिजिक्स में डिफाइन करते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेंटली और फिजिकली आप इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ आप डिफाइन करते हो? नहीं, है ना। तो लेकिन अगर आपको जनरल लैंग्वेज में समझना है तो कुछ भी आप काम कर रहे हो वो आपका वर्क में कंसीडर होगा, है ना। जैसे आप ऐसा मान के चलिए कल आपका पेपर है, राइट, और रात में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरह का वर्क है ना, है ना। आप क्लासेस आ रहे हो, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, आपका पेपर है नीट का, जेई का, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। दीज अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो यही तो वर्क है आपका, कि आप जो भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, जो भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, एवरीथिंग इज वर्क। तो ह्यूमन लाइफ में मेंटली और फिजिकली आप कुछ भी चीज़ों को डिफाइन करोगे वो वर्क होगा। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे कि वर्क होता क्या है। आपको फिजिक्स में मैं आज आपको इस कंप्लीट लेक्चर में वर्क की कंप्लीट डिफिनीशन, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, वर्क के कौन कौन से फार्मूले आप अप्लाई करोगे, और वर्क का कैसे कैसे न्यूमेरिकल नीट और जेई में आएंगे, वो भी हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे आपको। बट एक लेक्चर में तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को गो थ्रू आगे होंगे। देखिए, वर्क होता क्या है कि हम सिंपली अगर वर्क की बात करें तो हम क्या लिखते हैं कि वर्क क्या लिखते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन। एक मिनट, ये मार्कर में थोड़ा सा इंक नहीं है। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body, when a force applied on a body, और ये बॉडी क्या हो जाए? when a force applied on a body and body is displaced, clear, and body is displaced। आप ऐसे समझिए, आपने क्या बोला कि वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on a body and body is displaced। डिस्प्लेस का मतलब बॉडी अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस्ड हो गई। क्लियर ना? तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सा आप समझिए, सिंपल लैंग्वेज में आप देखिए इसको कैसे आप डिफाइन करोगे कि मान लो एक कोई आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट आप मान लो, राइट, ये ऑब्जेक्ट आप मान लो। देखो, डिफिनीशन लिखने का तो हमने आपको आइडेंटिफाई करा दिया कि किसी बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो बॉडी अगर फोर्स के थ्रू यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो रही है तो व्हाट इज दिस, कि बॉडी आपने क्या किया? वर्क किया, है ना, कि बॉडी यहां से यहां पहुंच गई। विदाउट वर्क तो ये पॉसिबल होगा नहीं, राइट। तो अगर ये बॉडी है, मान लो आपने यहां पे फोर्स लगाया F, मान लो आपने यहां पे फोर्स लगाया F और ये बॉडी यहां पे डिस्प्लेस हो गई, राइट। तो हम सिंपली लिखते क्या है? बहुत ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा कि वर्क हमारा कैसे आप डिफाइन करते हो कि जो वर्क है वो F.D है। कैसे? ये चीज मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। आप एक एक चीज सिंपल सा देखिए कि ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई, तो दिस इज कॉल्ड, ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, आपने फोर्स को अप्लाई किया, तो W=F.D आप लिखते हो, राइट। ये सारी चीजें आप लिखते हो। चलिए थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं कि W=F.D आपने लिखा, तो आप देखिए कि W=F.D है, राइट। अब आप बताइए कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर। प्रूफ करता हूं, गिव अ मोमेंट।
हमने देखिए दो वर्ड पढ़ा था कि अगर ए डॉट वी है, अगर ए डॉट वी है तो हम लोग इसका क्या लिखते थे, वेक्टर ए वेक्टर वी का अगर डॉट प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करते थे ए डॉट बी, तो आप लिखते क्या थे बेटा, आप लिखते थे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जैसे आपने मैथमेटिकली हमने वर्क को लिखा, वर्क लिखा एफ इंटू डी, राइट, एफ इंटू डी, फोर्स दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, राइट। आप मैथमेटिकली तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स होता क्या है, फोर्स ये होगा प्रोडक्ट ऑफ वर्क, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, आप ये जानिए ये फोर्स कैसा है। रियल लाइफ में जो फोर्स है वो दो टाइप से कंसीडर की जाती है। एक तो हो गया कांस्टेंट फोर्स, ये क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स, ये वर्क डन थ्रू कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन थ्रू कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन थ्रू कांस्टेंट फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो वर्क का डिफिनीशन आप लिखते हो W इक्वल टू एफ डॉट डी। कांस्टेंट फोर्स का मतलब समझिए कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसको यहां से खींचते चले आ रहे हैं, राइट, तो बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई। किसी भी चीज को आपने पकड़ा, आपने उसको होल्ड किया और आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, वो एक कांस्टेंट फोर्स होगा ना। बट क्या वेरिएबल फोर्स भी पॉसिबल है, वेरिएबल फोर्स भी पॉसिबल है, यस, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल फोर्स कहां पे पॉसिबल है ना। ये तो हमने लिखा कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और ये स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट को हमने पढ़ा था कि W इक्वल टू, ये आप मैग्नीट्यूड तो आप लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी कॉस थीटा, राइट, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये बताइए हमको कैसे पता चला कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, कैसे प्रूव करोगे, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी कैसे। देखिए हमने एक चीज तो मुझे पता है कि अगर स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो केवल हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, यहां पे हमको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, है ना। तो आप एक चीज बताइए, क्या वर्क में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एनी ऐसा कोई एग्जांपल बताओ रियल लाइफ में जहां पे आपको लगे कि वर्क में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जबकि आप देखो कि वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये टर्म कैसे आ गया कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सोचिए और बताइए कि वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी है। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप वहां से समझिए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कैसे। जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आप कुछ भी कंसीडर करिए कि हमारे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऊपर वाला चाहे सबके पास एरोप्लेन हो, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बट होना चाहिए, है ना। तो कार हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी व्हीकल्स है या बाइक है, मान के चलिए बाइक है, कार है, एरोप्लेन तो भाई नॉर्मल लोग तो पर्ची नहीं कर पाते हैं तो बाइक है, कार है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर रन करता है। हम बोलते हैं कि जो गाड़ी का एवरेज है, एक डाटा हम बता रहे हैं, जो गाड़ी का एवरेज है वो 60 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गाड़ी का एवरेज 60 किलोमीटर है, बहुत ध्यान से देखना, तो इसका मतलब गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर रन करेगी। इसका मतलब सिंपली आप बताओगे कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर वर्क करेगी, राइट। तो ये हम डिफाइन करते हैं कि जो गाड़ी है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी, हमारा यही तो वर्क होता है ना। आप बताइए
गाइज ये चीज़ें सबको क्लियर है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना हमारा वर्क हो रहा है। तो क्या जैसे बाइक में आप बता दो, पल्सर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बुलेट है, मोस्टली लोग बुलेट प्रेफर करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बताया जाता है कि भाई बुलेट है वो केवल नॉर्थ में जाएगी और पल्सर है वो केवल साउथ में जाएगी, या फिर ऐसे आप डिफाइन करते हो? आप केवल ये बताते हो कि इस गाड़ी का एवरेज 500 सीसी का बुलेट है तो एवरेज कम होगा, मतलब होगा मान लो 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जो है 1 लीटर में, 1 लीटर जो भी है पेट्रोल डीजल में, वो 30 किलोमीटर वर्क करेगी। यहाँ पे आप कभी भी डायरेक्शन नहीं आइडेंटिफाई करते, यहाँ पे कभी भी आप डायरेक्शन को नहीं आइडेंटिफाई करते, आप सिंपली लिखाते हो। आप सिंपली क्या डिफाइन करते हो कि जो गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर वर्क करेगी। तो देयर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? तो वर्क क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए तो आगे हम मूव करते हैं कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। सिंपली अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क आपने लिखा है W इक्वल टू एफ इंटू डी, है ना? W इक्वल टू एफ इंटू डी। एंड फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स इज द न्यूटन एंड दिस इज द मीटर। तो आप न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर को हम बोलते क्या है? 1 जूल, राइट? ये तो हमारा एसआई सिस्टम है। और सीजीएस सिस्टम में आपकी यूनिट होती है इसकी अर्ग, वो डिस्कस आप लोग को पता होगा क्योंकि आपने डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है कि एमकेएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई भी यूनिट आप कैसे कन्वर्ट करते हो, एसआई को सीजीएस में, एमकेएस में कैसे कन्वर्जन होता है। तो डिफरेंस सिस्टम में वर्क की यूनिट डिफरेंस होती है ना? अब हम बात कर लेते हैं बेटा डायमेंशन की क्या होती है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन ml T-2 इंटू एल, तो आप लिखते हो ml स्क्वायर T-2। पता होगा सबको क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही फिजिक्स का स्टार्ट होता है कि आप डायमेंशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, है ना? चलिए अब हम थोड़ा सा और वर्क को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि और वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर किस किस चीज़ों में होगा। मान लो ये कोई हमारा प्लेन है, चलिए प्लेन को हमने बना दिया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है मास m, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है F और ये एंगल है थीटा, राइट? ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये बॉडी आप यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस होगी। आप देखिए हमने फोर्स को रिजॉल्व करना सीखा था, तो जब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? F sin थीटा। अब आप एक चीज सिंपल सा बताइए, इस बॉडी को यहां से यहां पे डिस्प्लेस करना है तो कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा? F cos थीटा या F sin थीटा? आप सोच के देखिए, F sin थीटा अगर हम ऊपर लगाएंगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस साइड थोड़ी ना होगा। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए? ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वो फोर्स है F cos थीटा। तभी तो हम लिखते हैं कि वर्क इक्वल टू होता क्या है? F इंटू डी। यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए? तो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है F cos थीटा, राइट? डी, या फिर हम W इक्वल टू लिखते हैं FD cos थीटा। अब डिफरेंस एंगल पे हमारा वर्क डिफरेंस मिलेगा। अब आप देखिए कि W इक्वल टू क्या है? W इक्वल टू है FD cos थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस एंगल पे हमारा जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा, है ना? तो चलिए हम आपको ये डिस्कस कराते हैं कि डिफरेंस एंगल पे वर्क की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने एंगल चेंज किया तो वर्क भी चेंज हो जाएगा, वर्क का रिजल्ट चेंज होगा। आप सोच के देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हो तो ये F है, मान लो ये थीटा है। आप थोड़ा सा और ऊपर से फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, आप यहां से फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा या वर्क कुछ और होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में
डिफरेंस अगर एंगल डिफर कर गया तो वर्क भी डिफर कर जाएगा, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिंपल सा आप बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमने एंगल को चेंज कर दिया तो वर्क डन भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब आप ऐसे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहां पे फोर्स लगाया, ये हो गया F, ये हो गया थीटा, तो आप इसको रिजॉल्व करोगे, ये F cos थीटा और ये वैल्यू आएगी F sin थीटा, और ये बॉडी आपकी यहां से यहां पे डिस्प्लेस कर गई। मान लो इस बॉडी का मास है m और ये बॉडी का मास है m, राइट, और ये बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है ये d है। तो अब अगर थीटा की वैल्यू, क्योंकि वर्क होता क्या है, वर्क इक्वल टू होता है F डॉट d, या लिखोगे मॉड ऑफ F मॉड ऑफ d cos थीटा। चलिए अब हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि किस एंगल पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, या वर्क की वैल्यू कैसे किसी एंगल पे डिपेंड कर रही कि नहीं। अगर हम थीटा इक्वल टू ले ले 0 डिग्री, सोच के देखिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सभी लोग बताओ। cos 0 की वैल्यू होती है 1। बहुत ध्यान से देखना, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, करेक्ट ना। थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप बताइए, आपने टेग्नामेट्री पढ़ा है, साइन और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, साइन और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1। एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूँ, ये चीज़ इसमें दिख रही कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, 1, करेक्ट है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर, जब थीटा की वैल्यू होगी 0 तो किसी भी बॉडी में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है ना। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो, चलो हम इमेजिन करके देखते हैं कि ये वाला जो फोर्स था ना, वो एंगल पे न लग के यहाँ पे अप्लाई हुआ। इमेजिन करो, ये वाला जो फोर्स था यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब आप सोचिए, इस फोर्स को ऐसे हम पकड़े और ऐसे लेके जा रहे हैं तो बॉडी इजिली मूव करेगा और बॉडी में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। यही अगर कुछ एंगल पे है तो देखो आपको ऐसे पुल करना पड़ेगा। बट यहां सिचुएशन क्या है कि अगर बॉडी में जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो 0 डिग्री पे है तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। और ये देखो यहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, साइन थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, 1 पे, एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 इक्वल टू 1। सो वर्क इक्वल टू F डॉट डी, और F डॉट डी को हम डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, सेम वैसे मॉड ऑफ F मॉड ऑफ B cos थीटा। अच्छा एक चीज बताइए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोच के देखिए। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, W इक्वल टू F डॉट डी या मॉड ऑफ F मॉड ऑफ B cos 90। और सबको पता है कि जो cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट। जब cos 90 की वैल्यू होती है तो वर्क डन कितना होगा, 0, वर्क डन कितना होगा, 0। आप इमेजिन करो, ये है ऑब्जेक्ट आपका और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, क्या पॉसिबल है कि बॉडी का मूवमेंट इधर हो? आप बताइए कि ये चीज देखो, ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। आप फोर्स लगा रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है और फोर्स ऊपर लगा रहे हो, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस साइड, तो कहां पे वर्क मिलेगा? आप देख ही लीजिए कि आप फोर्स तो लगा रहे हो परपेंडिकुलर, तो यहां पे कैसा पॉसिबल होगा, कहां पे पॉसिबल होगा? बॉडी क्या इस साइड डिस्प्लेस होगी? नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 होगी, है ना। देखिए बॉडी, फोर्स आप लगा रहे हो ऊपर की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगर बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क हमेशा 0 होगा, इसका मूवमेंट इधर पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए अब हम और एंगल पे चेक करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग अब एंगल आने वाला है जो आप देखोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा। मुझे एक चीज बताइए कैसे चीजें कंफ्यूज करती है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, यहाँ पे फोर्स ये आपने लगा रहे थे, ये फोर्स है F, ये है थीटा, आप ऐसे तो लिख रहे थे, और ये बॉडी
यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो रही थी। बहुत ध्यान से देखना, ये बॉडी यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो गई जिसका मास था m, और ये डिस्प्लेसमेंट था d। अगर हम देखो फार्मूला क्या था कि वर्क इक्वल टू था मॉड ऑफ f मॉड ऑफ b cos थीटा। वर्क इक्वल टू मॉड ऑफ f मॉड ऑफ b cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, सोच के देखिए। थीटा के वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ f मॉड ऑफ b cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री सबको पता है कि -1 होता है, तो W इक्वल टू -FD आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप फोर्स लगाओ इधर और डिस्प्लेसमेंट वर्क आपका माइनस मिल रहा है, कैसे कैसे कैसे? अब आप सोच के बताइए कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इधर और बॉडी मूव कर रही इधर, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप बॉडी को यहां से यहां पे मूव कराएं और हमारा जो ये वर्क आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या ये चीजें पॉसिबल है? आप सोच के देखिए, क्या ये चीज पॉसिबल है कि हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है? तो अब आपको बताते हैं कि कब केस ऐसा आएगा जब आप 90 डिग्री पे डिफाइन कर, मतलब वर्क आपका नेगेटिव आएगा। तो चलिए डिफाइन करते हैं। हाँ देखो, वर्क जो है ना, वर्क जो है हम डिफाइन करते हैं बॉडी का डिफरेंस पोजीशन पे, डिफरेंस कंडीशंस पे। तो देखिए मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेट अप्लाई हो रहा था आपका mg और इस बॉडी को आप मूव करा रहे थे इस साइड, ये है फोर्स का डायरेक्शन। तो ये पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इट ऑलवेज अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर बॉडी इस यहां से यहां पे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको पता है ये mg है, ये नॉर्मल फोर्स है, आपने बॉडी को रिजॉल्व करना अच्छे से सीखा ही है। तो हम लिखते क्या है, n इक्वल टू mg है ना, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता क्या है, म्यू इंटू n। तो डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू mg, करेक्ट ना, कि फ्रिक्शन फोर्स इधर अप्लाई हुआ, म्यू इधर अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, हम आपसे बोले कि हमको वर्क डन बताओ जो आप फोर्स लगा रहे हो इसके रिगार्डिंग, और वर्क डन बताओ जो आप लगा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स इसके रिगार्डिंग। तो आप देखिए, आपको बताना है कि वर्क डन आपको बताना है फोर्स F जो अप्लाइड फोर्स है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है इसके थ्रू आपका वर्क क्या होगा, और वर्क डन आपको बताना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। देखो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो यहां पे देखो, अगर हम अप्लाइड फोर्स के लिए वर्क की बात करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ D cos थीटा। तो फिर W इक्वल टू केवल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका F जो भी है फोर्स है, अगर इस एंगल पे ले रहे हो तो F cos थीटा इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे देखो फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर अप्लाई हो रहा है। लेकिन सब सिचुएशन देखो कि अगर हम वर्क डन की बात करें ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए बॉडी यहां से इधर डिस्प्लेस हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, फोर्स आपका इधर अप्लाई हो रहा है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। क्या पॉसिबल है, देखिए फोर्स आप इधर अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर मूव कर रही है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर। तो देखिए इस साइड कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। हमको ये चीज पता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन चलता है। तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है तो यहां पे अगर हम बोले कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या था, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आपका आया था म्यू mg इंटू डी।
आपने देखा कि ये चीज भी पॉसिबल है। अगर आप हम लोग सोचें कि देखो फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो डिपेंड करेगा कि आप सिचुएशन और कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हो। वर्क डन आप किसका डिफाइन कर रहे हो, ये चीज अप्लाई होगी। हमने देखा कि ये भी चीज पॉसिबल है। तो आपने 3 कंडीशन यहां पे देखा कि अगर एंगल 0 डिग्री है तो वर्क कैसा होगा, इफ एंगल 90 डिग्री है तब वर्क कैसा होगा, अगर 180 डिग्री है तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। 1 मिनट, मेरा डिस्टर्ब थोड़ा सा, ओके। तो इसमें कैसे कैसे कंडीशंस बनते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, चलो हम क्वेश्चन समझाते हैं। मान लो ए बॉडी है, बहुत ध्यान से देखना, ए बॉडी है, मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन। तो ये पोजीशन आपको दिया रहेगा कि कहां से कहां पे मूव कर रहा है। तो मान लो पोजीशन आपको दिया है 2i माइनस 3j माइनस 4k मीटर। यहां से बॉडी डिस्प्लेस्ड कर गई, तो डिस्प्लेस कर गई तो हम इसको R2 लिख लेते हैं। R2 हमारा क्या हो गया, 3i माइनस 4j प्लस 5k। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। और इसमें बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हुई तो फोर्स कितना अप्लाई किया, फोर्स अपने आप अप्लाई किया 4i प्लस j प्लस 6k। सोचिए आप इसमें वर्क आप कैसे निकालोगे। मैं आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चंस से गो थ्रू कराऊंगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप देखिए कि कोई बॉडी थी, वो पोजीशन यहां से यहां पे मूव कर गई और आपने फोर्स क्या अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें वर्क क्या होगा। हमने देखिए, हमको पता है कि वर्क इक्वल टू डी, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। या फिर हम लिखे एफ इंटू डी आर। तो यहां पे देखिए पोजीशन है R1 से R2, तो ये जो डी आर है ये होता क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है, राइट। तो इनिशियल डिस्टेंस तो ये थी, फाइनल डिस्टेंस तो ये थी। तो हम डी आर कैसे निकालेंगे, डी आर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका R2 माइनस का R1। यही तो आप करते हो ना कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, आपका एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि आपने जब ये फोर्स लगाया तो बॉडी कहां से कहां तक डिस्प्लेस्ड हुई, राइट। आपने जब ये फोर्स लगाया तो बॉडी कहां से कहां तक डिस्प्लेस्ड हुई। तो R2 की वैल्यू हमारा दिया है क्या, 3i माइनस 4j प्लस 5k, क्लियर, माइनस R2। चलो R2 की वैल्यू क्या है आपकी, 2i माइनस 3j माइनस का 4k। अब ब्रैकेट आप ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए, 3i माइनस 4j प्लस 5k, ब्रैकेट ओपन करो, 2i प्लस 3j प्लस 4k, करेक्ट। i देखो 3i इधर है, 2i इधर है, तो हो जाएगा i माइनस 4j, ये माइनस मतलब माइनस j, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस 4 है, यहाँ प्लस 4 है, k प्लस 9k। ये हो गया आपका डी आर, क्लियर। अब फोर्स की वैल्यू आपको दिया है, फोर्स इक्वल टू दिया है 4i प्लस j प्लस 6k। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, F इंटू डी आर। डॉट प्रोडक्ट हमको पता है, सभी लोग देखिए कि सबको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू क्या होती है 1, या i डॉट j, j डॉट k या k डॉट i की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। ये रूल तो सभी को पता है। ये डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, तो f की वैल्यू क्या है 4i प्लस j प्लस 6k, है ना, इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया i माइनस j प्लस 9k। तो सबको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं सिंपली i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा 4 को 4i यहाँ हो जाएगा सिंपली 4, सबको ये चीजें पता है, माइनस 1 प्लस 9 इंटू 6 54, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, ये वैल्यू आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप फोर्स की बात करोगे तो देखिए 3 और ये 57 जूल, है ना, 57 जूल आ जाएगी। हाँ, तो एक तो ये टाइप था, इसमें
एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारा डाटा आपको दिया है और चीज़ों को कैसे आप फाइंड आउट करोगे। एक तो ये तरीका है कि आपको फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशंस आपको आइडेंटिफाई है, लोकेशंस एंड पोजीशन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई है, R1 R2, और फोर्स आपको दिया है तो आप वर्क डिफाइन करते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और dr की वैल्यू R2 माइनस R1, 4i प्लस 3j। ये तरीका है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए, आपने ये चीज़ें सारे नोट ही कर लिया होगा। तो नेक्स्ट तरीका हम बताते हैं कि नेक्स्ट हमारा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि एटलीस्ट हमारा एक एक न्यूमेरिकल हर टाइप के क्वेश्चंस का हो जाए, है ना, एक एक न्यूमेरिकल। अभी तो आपने क्या देखा कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा था और 2 पोजीशंस दिया था, तो आप वर्क कैसे निकालते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आपको 2 फोर्स दिया रहता है और 2 पोजीशंस दिए हैं। मान लो किसी पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई है F1 इक्वल टू दिया है आपका बेटा 4i प्लस j माइनस 3k न्यूटन, एंड F2 की जो वैल्यू दिया है मेंशन है आपकी, ये क्वेश्चंस में दिया है 3i प्लस j माइनस k न्यूटन, एंड R1 R2 की वैल्यू ही मेंशन है, R1 R2 की वैल्यू ही मेंशन है। जो R1 की वैल्यू है I प्लस 2j प्लस 3k मीटर, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 की वैल्यू है 5i प्लस 4j प्लस k। आपको वर्क फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपने पिछला क्वेश्चन जो देखा था उसमें एक फोर्स था, 2 पोजीशंस थी, आपकी बॉडी यहां से यहां पे मूव कर रही थी, बट यहां पे क्या है, 2 फोर्स है और 2 पोजीशंस है। तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, बहुत ही इजी तरीका है कि हम F नेट को निकाल लेंगे आपका F1 प्लस F2, ऐसे ही आप करते चले आते हो, है ना। आप मोस्टली यही क्वेश्चंस करते हो। 4i